नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बनाए गए 1,75,000 मकान लाभार्थियों को सौंपेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेईई मुख्य परीक्षा के परिणाम रिकॉर्ड 4 दिन में घोषित किए। जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने होटलों के पूरी क्षमता से फिर काम शुरू करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। भारत और अमेरिका ने रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीति के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव अमेरिकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बनाए गए 1,75,000 मकान लाभार्थियों को सौंपेंगे। श्री मोदी इन नए मकानों में परिवारों के गृह प्रवेश संबंधी आयोजन में भी भाग लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। खास बात यह है कि इन सभी घरों को कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान बनाया या पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज इन परिवारों के लिए एक नए जीवन की शुरुआत होगी। कार्यक्रम सुबह 11 बजे प्रारंभ होगा। पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण भी इस गृह प्रवेश कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी सावधानी बरतते हुए शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 17 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जरिए अपने घर मिल चुके हैं। इस योजना में केंद्र और राज्यों की अन्य योजनाओं को शामिल कर एलपीजी व बिजली कनेक्शन और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने समृद्ध पर्यावास अभियान के माध्यम से अन्य लाभ प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी 17 अन्य योजनाओं को भी इसमें शामिल किया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस का परिणाम घोषित कर दिया है। जेईई एडवांस परीक्षा इस महीने की 2 और 6 तारीख को आयोजित की गई थी। इसमें 24 उम्मीदवारों ने 100% अंक हासिल किए हैं। इनमें सबसे अधिक विद्यार्थी तेलंगाना से हैं। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में तेलंगाना से 8, दिल्ली से 5, राजस्थान से 4, आंध्र प्रदेश से 3, हरियाणा से 2 और गुजरात तथा महाराष्ट्र से 1-1 विद्यार्थी शामिल है। कोरोना संकट के कारण जेईई मेंस की परीक्षा 2 बार टाल दी गई थी। इस महीने ये परीक्षा 232 शहरों के 660 केंद्रों पर कराई गई थी। इनमें से 8 केंद्र विदेश में थे। महाराष्ट्र सरकार ने होटलों, लॉज और रिसोर्ट के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि ये अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल सकें। इन दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड नियंत्रण क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के सभी भागों में होटल, रिसोर्ट और फार्म हाउसों के संचालन की अनुमति दी गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिन यात्रियों को फ्लू जैसे लक्षण हैं, साथ ही जिनके पास पहले से आरक्षण नहीं है, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। मास्क पहनना, शारीरिक दूरी को बनाए रखना और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आवश्यक होने पर स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ अपने विवरण को साझा करने के लिए यात्रियों से सहमति लेनी होगी। डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान को प्रोत्साहित करना होगा और यात्रियों का सफर, स्वास्थ्य इतिहास और वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक फॉर्म, ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से चेक इन से पहले यात्रियों को देना होगा। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या कुल संक्रमित व्यक्तियों के 1/4 से भी कम रह गई है। फिलहाल करीब 10.5 लाख कोविड मरीज हैं जिनका उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि स्वस्थ हुए लोगों और वर्तमान रोगियों के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। 36 लाख से अधिक कोविड रोगियों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 4,266 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर 2,09,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कोरोना से संक्रमित 1,78,000 से अधिक लोग अभी तक पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी में मृतकों की कुल संख्या 4,687 हो गई है।
फिलहाल दिल्ली में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 26,907 है। बिहार में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 89.72% हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 2,187 रोगी स्वस्थ हुए। बिहार में रिकवरी रेट की दर में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे सक्रिय मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। 15,189 मरीजों का इलाज इस समय विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। अधिकांश अस्पतालों के कोविड वार्ड में 50% से अधिक बेड खाली हैं। पटना में रिकवरी रेट बढ़कर 91% हो गई है। 1,39,458 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,55,445 हो गई है। कोरोना के कारण राज्य में अब तक 797 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और होम आइसोलेशन में कोविड रोगी की देखभाल कर रहे चिकित्सकों को रोगी की स्थिति और उसका पृथकवास समाप्त होने के बारे में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को जानकारी देने का निर्देश दिया है। ये पाया गया है कि कुछ निजी अस्पताल और डॉक्टर रोगी के बारे में समुचित जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। राज्य में इस महामारी से 500 से अधिक लोगों की मौत हुई है। 58,643 लोग संक्रमित हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस समय 31,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है, जबकि 27,123 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। गुजरात सरकार ने ऑक्सीजन बनाने वाली यूनिटों को आदेश दिया है कि वो चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति को वरीयता दें। कल जारी सरकारी अधिसूचना के अनुसार ऑक्सीजन बनाने वाली यूनिटें केवल 50% ऑक्सीजन की आपूर्ति औद्योगिक इस्तेमाल के लिए कर सकेंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल जारी अधिसूचना के अनुसार आवश्यक स्थिति में पहली प्राथमिकता मेडिकल ऑक्सीजन को देनी पड़ेगी। इसके उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 के तहत 6 महीने की कैद और जुर्माना हो सकता है। राज्य के फूड और ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर डॉक्टर एच.जी. कोसिया ने कहा कि राज्य में इस वक्त मेडिकल ऑक्सीजन की खपत करीब 250 टन है। कोरोना वायरस महामारी के चलते मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। ऑक्सीजन उत्पादकों को अपनी पूरी क्षमता से मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए कहा गया है। मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यक आपूर्ति का तब पता चला जब गुरुवार की शाम एक निजी अस्पताल ने ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं मिलने से कोविड-19 के 8 मरीजों को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया था। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। गृहमंत्री अमित शाह ने कल गुजरात के अहमदाबाद में 221 करोड़ रुपए मूल्य की विकास परियोजनाओं का ऑनलाइन शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बिजली खपत, औद्योगिक उत्पादन, निर्यात और स्टार्टअप की स्थिति से स्पष्ट है कि गुजरात अनलॉक के दौरान सामान्य स्थिति में वापस लौटने की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि गुजरात ने ये उदाहरण सामने रखा है कि लोगों के सहयोग से सामान्य स्थिति में कैसे लौटा जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि कोरोना महामारी के कठिन दौर में भी राज्य में विकास कार्य जारी रहे हैं। तमिलनाडु में कोरोना के मामलों में मामूली कमी दर्ज की गई है। राज्य में इस समय कोरोना के लगभग 48,000 मरीज हैं। प्रदेश में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 4,91,000 को पार कर गई है और अब तक 4,35,000 लोग कोरोना से उबरने में कामयाब रहे हैं। इस बीच राजधानी चेन्नई में सार्वजनिक बस परिवहन सेवा में लगातार वृद्धि हो रही है। राजधानी चेन्नई सहित तमिलनाडु के तमाम जिलों के भीतर बस सेवा इस महीने की पहली तारीख से और एक जिले से दूसरे जिले के भीतर 7 सितंबर से शुरू हुई थी। लंबे समय तक लॉकडाउन में रहने के कारण लोग शुरू में यात्रा को लेकर हिचकिचा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। बस सेवा बहाल होने के पहले दिन 6 लाख लोगों ने इसका उपयोग किया था। ये संख्या अब बढ़कर प्रतिदिन 10 लाख तक हो गई है। इस समय 2400 बसें चल रही हैं। पर्वतीय रिजॉर्ट शहरों को छोड़कर बाकी जगहों के लिए ई पास की जरूरत नहीं रह गई है, इसलिए अब लंबी दूरी की बसें भी चल रही हैं। हालांकि प्राइवेट बसों की सेवाएं अभी पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श जारी किया जाता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और बार बार हाथ धोने के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। Regular hand washing should be done. You should avoid going to crowded places because if someone in the crowd is coughing and has the infection, he can spread to others. Then if any member in your family has fever, cough, cold, he should stay at home and avoid going out so that he doesn't spread the infection to other people in the community. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग प्रमुख डॉक्टर अनंत मोहन ने बिना किसी चिकित्सक के बताए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या मलेरिया रोधी दवाएं न लेने तथा पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। That as of now we stick to our basic principles of social distancing, hygiene, cough etiquettes. Apart from that, efforts are ongoing in the scientific community to try and find out some good therapies, medicines or vaccines, so that will take its due course and they will come. But till that time, efforts should be to try and reduce the death rate from this disease, which fortunately is not very high, but we should try and get it down to the minimum possible. ओडिशा में कल कोविड-19 से 4061 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए। किसी एक दिन में स्वस्थ हुए लोगों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। राज्य में अभी तक 1,12,062 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। दूसरी ओर कल 3,996 नए मरीजों का पता चला, जिससे राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 1,43,117 पर पहुंच गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। एक सुनहरा भारत, नया भारत, तरक्की की राह पर लगातार आगे बढ़ता भारत। चाहे जल हो, आकाश या बर्फीली चोटियां, अपनी सीमाओं की दिन रात डटकर चौकसी करता भारत। गांव गांव बिजली पानी पहुंचाता, स्कूल, अस्पताल, सड़कों का निर्माण करता भारत। सफलता की ऊंचाइयां चूमता, तकनीक के नए नए कीर्तिमान स्थापित करता भारत। विश्व स्तरीय इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और उद्यमियों की फसल उगाता भारत। इस उज्जवल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत की तरक्की को पोषित करते हैं आप अपने एडवांस टैक्स द्वारा। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करें। देश की प्रगति की राह को मजबूत करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव, शहर हो या गांव। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बनाए गए 1,75,000 मकान लाभार्थियों को सौंपेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेईई मुख्य परीक्षा के परिणाम रिकॉर्ड 4 दिन में घोषित किए। जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने होटलों के पूरी क्षमता से फिर काम शुरू करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। भारत और अमेरिका ने रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीति के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव अमेरिकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश के सभी निवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसका लाभ सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके परिजनों सहित प्रदेश के लगभग 70 लाख निवासियों को मिलेगा। श्री सिन्हा ने कहा कि संभवतः ये देश में इस तरह की पहली योजना है।
इसके दायरे में वे सभी लोग आएंगे जो आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं हैं। योजना के तहत राज्य के बाशिंदों को केंद्र सरकार के पैनल में शामिल देश भर के अस्पतालों में नकदी रहित इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना के लिए पंजीकरण 1 सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगा। एक रिपोर्ट। इस योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के निवासियों के हर एक परिवार को मुफ्त में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इस योजना में जम्मू कश्मीर की सरकारी सेवाओं और उनके परिवारों के कर्मचारी और सेवानिवृत्त भी शामिल होंगे। ये योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कवर किए गए 5,97,000 परिवारों के अलावा करीब 15 लाख परिवारों को कवर करेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एकीकृत शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई है। केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा शिकायत समाधान प्रणाली को ज्यादा तीव्र और प्रभावी बनाने के लिए ये पहल की गई है। इस पहल से शिकायत निवारण प्रणाली का विकेंद्रीकरण होगा। अब जिलाधिकारी और उपायुक्त शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली के प्राथमिक स्तर के रूप में काम करेंगे। ये देश की पहली ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली और पोर्टल है जो उच्च स्तर पर केंद्र सरकार तथा निम्न स्तर पर जिलों, तहसील और विकास खंडों से जुड़ी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल इस प्रणाली की शुरुआत करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन जन केंद्रित सुशासन व्यवस्था के लिए क्रांतिकारी सुधारों की दिशा में प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली सुशासन का मूल बिंदु है और ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्राथमिकता है। अंडमान निकोबार में अंतर्द्वीपीय हेलीकॉप्टर सेवाएं 14 सितंबर से दोबारा शुरू होने जा रही हैं। निकोबार समेत अंडमान के सभी प्रमुख स्थानों कैंपबेल बे, चौरा, टेरेसा, हट बे तथा दिगलीपुर के लिए सप्ताह में 2 दिन और कार निकोबार तथा माया बंदर के लिए सप्ताह में 4 दिन ये सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इन हवाई सेवाओं के सहारे अंडमान से निकोबार द्वीप समूह का सफर करीब 1.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। हवाई यात्रा पर निकलने से पूर्व सभी यात्रियों का परीक्षण किया जाएगा और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही यात्रा की अनुमति मिलेगी। जनजातीय जिले निकोबार जाने के लिए यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा, जबकि मध्योत्तर अंडमान जाने वाले यात्रियों को रैपिड एंटीजन टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें 500 रूपये बतौर शुल्क अदा करने होंगे। ड्यूटी पर जा रहे सरकारी कर्मियों और मरीजों के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा। गौरतलब है कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इन अंतर्द्वीपीय हवाई सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाई गई थी, परंतु अब इनके पुनः शुरू होने से दूर दराज द्वीपों के मरीजों, विद्यार्थियों सहित नौकरी पेशा वर्ग के लोग अपनी जरूरत के अनुसार लंबी दूरी की यात्रा कम से कम समय में तय कर पाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल। तमिलनाडु सरकार ने लोगों के बीच सीधे काम करने वाले ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराने का कार्यक्रम शुरू किया है। राज्य के हथकरघा विकास मंत्री OS मनियन ने नागपत्तनम जिले में इस पहल की शुरुआत करते हुए कहा कि इस नए कार्यक्रम से प्रशासन की कार्यकुशलता और प्रभावकारिता बढ़ेगी। देश में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खरीफ फसल के बुआई क्षेत्र में करीब 59 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार खरीफ फसल के बुआई क्षेत्र में ये रिकॉर्ड वृद्धि है। इस वर्ष अब तक 11 करोड़ 4 लाख 54 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल बोई गई है, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि में 10 करोड़ 45 लाख 18 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई थी। इस वर्ष 402 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक में धान की बुआई हुई, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि तक 374 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान बोया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बिहार का जोड़ीदार पूर्वोत्तर का राज्य त्रिपुरा है। बिहार के खिलाड़ियों और युवा कलाकारों के दल ने कई बार त्रिपुरा का दौरा किया। इससे राज्य के युवाओं को त्रिपुरा की लोक परंपरा, संस्कृति और खानपान के बारे में बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिला। एक रिपोर्ट। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार और त्रिपुरा के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रमों ने युवाओं और युवा कलाकारों को एक दूसरे से काफी कुछ सीखने और समझने का अवसर दिया है। नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से गया जिले में अब तक 2 कार्यक्रम हो चुके हैं। यहाँ त्रिपुरा से आए युवाओं ने बिहार की संस्कृति, खान पान और पर्व त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं बिहार स्थित केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों ने भी कला और संस्कृति के क्षेत्र में
आदान प्रदान के तहत एक दूसरे के राज्यों का दौरा किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना भी है। ऐसे में मलखम्ब जैसे पुराने खेल को सीखने के लिए खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण के खतरे के चलते एक भारत श्रेष्ठ भारत के आयोजन स्थगित हैं, लेकिन ऑनलाइन कार्यक्रम और वेबिनार के माध्यम से गोष्ठी, क्विज प्रतियोगिता, विचार विमर्श करके इस कमी को दूर किया जा रहा है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। गांधी दर्शन श्रृंखला में आज हम आपको समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ महात्मा गांधी के संघर्ष के बारे में जानकारी दे रहे हैं। राष्ट्रपिता ने जीवन भर समाज में जातिगत बंधनों के खिलाफ आवाज उठाई और ऐसे आश्रम स्थापित किए जिनमें जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। गांधी जी ने कहा था कि अस्पृश्यता दूर करना अहिंसा का सर्वोच्च स्वरूप है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में लिखा है कि पिछली 3 पीढ़ियों से जो उनके दादाजी के साथ शुरू हुई, उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने जाति व्यवस्था के अनुसार काम नहीं किया। गांधी जी ने अपने जीवन काल में कई ऐसे काम किए जो उनकी जाति के लिए प्रतिबंधित था। उन्होंने नाले की सफाई, नाई, धोबी के अलावा एक मोची और दर्जी का भी काम किया। गांधी जी ने इस तरह की कुप्रथा को दूर करने के लिए अपने परिवार और सहयोगियों के साथ मिलकर ऐसे कार्यों को किया जिसे समाज में निम्न दर्जे का समझा जाता था। राष्ट्रपिता ने कहा था कि वे आधुनिक अर्थों में जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था, अगर कोई भी व्यक्ति अपना प्रभुत्व किसी दूसरे पर दिखाता है तो वह ईश्वर और मानवता के खिलाफ है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच कल रक्षा और विदेश संबंधी अधिकारी स्तर की ऑनलाइन बैठक हुई। दोनों देशों ने बैठक में रक्षा, विदेश नीति और सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी संबंधों की समीक्षा की। दोनों देशों के बीच अधिकारी स्तर की पिछली बैठक पिछले वर्ष दिसंबर में वाशिंगटन डीसी में हुई थी। कल की बैठक में दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास के आधार पर इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावना पर विचार किया। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय घटनाक्रम पर भी चर्चा की और हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, समावेशी, शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाने के लिए प्रयास करने पर सहमत हुए। बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव वाणी राव और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव सोमनाथ घोष ने किया। अमेरिकी शिष्टमंडल की अगुवाई विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी डीन थॉम्पसन और रक्षा मंत्रालय के सहायक सचिव डेविड हेल्वे ने की। रिजर्व बैंक ने बैंकों में मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि बैंकिंग उद्योग में कार्य अनुपालन और जोखिम प्रबंधन के प्रति एक समान कार्यनीति सुनिश्चित की जा सके। रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये अधिकारी कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि मुख्य अनुपालन अधिकारी पर ऐसा कोई दायित्व नहीं होगा जिसे लेकर हितों का टकराव हो। वो खरीद या अनुमोदन समिति सहित किसी भी ऐसी समिति का सदस्य नहीं होगा जिसके सदस्य के रूप में उसकी भूमिका में टकराव की संभावना हो। 80 नई स्पेशल यात्री रेलगाड़ियां आज से शुरू हो जाएंगी। ये रेलगाड़ियां पूरी तरह आरक्षित होंगी। इनके लिए बुकिंग इस महीने की 10 तारीख से पहले ही शुरू हो चुकी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि ये रेलगाड़ियां मौजूदा 30 स्पेशल राजधानी की तरह की रेलगाड़ियों और 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी। दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनें आज से खुल गई हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के ट्वीट के अनुसार अब सभी लाइनों पर मेट्रो सेवा सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक उपलब्ध है। निगम ने कहा है कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी आज से मेट्रो चलने लगी है। निगम ने यात्रा के दौरान कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। लगभग 5 महीने तक बंद रहने के बाद इस महीने की 7 तारीख से दिल्ली मेट्रो की सेवा आंशिक रूप से शुरू की गई थी। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने स्पेन के पाब्लो कैरोन बस्ता को 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-3 से हराया। ज़वेरेव पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल तक पहुंचे हैं। अपने खेल करियर में भी उन्होंने पहली बार लगातार 2 सेट हारने के बाद मैच में जीत के लिए वापसी की। महिला सिंगल्स फाइनल में आज बेलारूस की विक्टोरिया अज़रेंका का मुकाबला जापान की नाओमी ओसाका से होगा। अज़रेंका ने सेमीफाइनल में सेरेना विलियम्स को हराया था और 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की उनकी उम्मीदें तोड़ दी थी। दूसरे सेमीफाइनल में नाओमी ओसाका ने अमेरिका की जेनिफर ब्रैडी को शिकस्त दी थी। और अब एक नजर आज के मौसम पर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और तेज वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चेन्नई में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की आशा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। लद्दाख में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से धर्मेंद्र। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। सिद्धार्थ भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध को कम करने के लिए 5 बिंदुओं पर हुई सहमति लगभग सभी अखबारों की सुर्खी है। हिंदुस्तान के शब्द हैं, भारत चीन 5 बिंदुओं पर राजी। नवभारत टाइम्स लिखता है, भारत ने पूछा मंशा सही है तो सीमा पर जमाववाड़ा क्यों। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, भारत और चीन गतिरोध दूर करने पर सहमत। बकौल अमर उजाला, तनाव घटाने पर सहमति। भारत चीन वार्ता जारी रखते हुए हटाएंगे सैनिक। देश की नई शिक्षा नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा सम्मेलन के संबोधन को हरिभूमि ने सुर्खियों में देते हुए लिखा है, 21वीं सदी की स्किल्स होंगी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, क्यूरोसिटी और कम्युनिकेशन। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, मार्कशीट छात्रों के लिए प्रेशर शीट, माता पिता के लिए प्रेस्टीज शीट। कांग्रेस में संगठनात्मक फेरबदल पर राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, आजाद से महासचिव पद छीना, सुरजेवाला, जितेंद्र और अनवर का कद बढ़ा। वीर अर्जुन लिखता है, लेटर बम के बाद सोनिया ने किया कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, आजाद की महासचिव पद से छुट्टी। आईआईटी और एनआईटी में प्रवेश के लिए जेईई मेंस परीक्षा के परिणाम पर जनसत्ता की सुर्खी है, 24 छात्रों को 100 परसेंटाइल। नवभारत टाइम्स लिखता है, मेरिट में गुजरात के निसर्ग चड्ढा पहले, दिल्ली के गुरकीरत सिंह दूसरे और हरियाणा के दिव्यांशु अग्रवाल तीसरे स्थान पर रहे। आज से भारतीय रेलवे द्वारा 80 विशेष रेलगाड़ियों की शुरुआत करने पर हरिभूमि की सुर्खी है, कन्फर्म टिकट वालों को ही एंट्री होगी, थर्मल स्क्रीनिंग। करीब 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। आज से दिल्ली एनसीआर में मेट्रो सेवा के सभी रूटों पर शुरू होने को हिंदुस्तान ने सुर्खी दी है, मेट्रो सेवा आज से नियमित चलेगी। अर्थव्यवस्था में उम्मीद के 2 संकेतों का जिक्र करते हुए हिंदुस्तान लिखता है, 9 महीने बाद कारों की बिक्री 14% बढ़ी, साथ ही कोरोना काल में 3 गुना सोने की खरीदारी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बनाए गए 1,75,000 मकान लाभार्थियों को सौंपेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेईई मुख्य परीक्षा के परिणाम रिकॉर्ड 4 दिन में घोषित किए। जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने होटलों के पूरी क्षमता से फिर काम शुरू करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। भारत और अमेरिका ने रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीति के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की। और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव अमेरिकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।